नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरटीई 2009। क्या डिस्कस कर रहे थे हम कल की क्लास में? आरटीई 2009 जो है ये डिस्कस कर रहे थे। एक पार्ट हमने इसका अच्छे से कर लिया है, तो आई होप आपको वो पसंद आया होगा। और ये इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम पिछला रिविज़न भी करेंगे, साथ में जो हमने चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं की है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बिना आपका समय व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन थोड़ा सा कल का रिविज़न कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम आगे की ओर चलेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या कि हमने पढ़े थे इसमें कितने चैप्टर होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा ने ये सब मंजूरी वगैरह कब दी है, तो ये थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था? संसद। ठीक है, संसद के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? शॉर्ट में मैं लिखूंगी तो आपको समझ जाना है। अगर आप लास्ट क्लास देख के आए तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होने वाला है। तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है भाई? अपनी संसद बन जाती है। और राज्यसभा ने सबसे पहले क्या किया? इसको मंजूरी दी। कब दी थी? 20 जुलाई बताया था मैंने आपको, 20 जुलाई 2009 को। फिर हमने इसमें क्या ऐड किया था? 4, तो 4 अगस्त को इन्होंने लोकसभा में मंजूरी मिल गई थी। और 20 और 4 अपन ने चॉइस था, लेकिन चॉइस में भी 2 जोड़ना था, तो 26 अगस्त को क्या हुई थी? 26 अगस्त 2009 को हमारे राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी थी। और इसमें गणराज्य वगैरह आपसे पूछे तो गणराज्य वगैरह कौन सा था अपना? 60वां तो क्या था? गणराज्य था। और 60वां गणराज्य। इसके अलावा जो है अधिवेशन कौन सा था? तो अधिवेशन था 35वां। ठीक है, तो ये अपना बैकग्राउंड से क्वेश्चन था जो अपने यहाँ से क्लियर होता है। भारत में भी अभी पूरा लागू है, जम्मू कश्मीर वगैरह में सब में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था। ओके, अब इसके बाद में अपन आगे देखें तो 27 अगस्त 2009 को क्या हो गया था? ये अपने राजपत्र में, गजट में प्रकाशित हो गया था। ओके, इसमें कितनी कुल धाराएं थी? धारा अपन ने जो है वो है अभी प्रेजेंट में 39 है। धाराएं कितनी है? 39 है। चैप्टर कितने हैं? अध्याय अपन ने देखे 7 चैप्टर है, सारे हमने याद भी कर लिए। और अनुसूची जो है वो कौन सी है? 1 अनुसूची है। ठीक है, ये तो अपने यहाँ पे डिस्कस। अब पहले चैप्टर में क्या है? तो पहले चैप्टर में क्या है? पहले चैप्टर में प्रारंभिक जो है वो बातें हैं। धारा 1 क्या कहती है? धारा 1 में जो है उसके लागू होने की और ये सभी जानकारी है। ठीक है, कब लागू हुआ अपना, ये धारा 1 कहती है। 2 में क्या है? क्या देना है भाई? दो मतलब आपने को क्या देनी है? 2 क्या दीजिए? डेफिनेशन देनी है, परिभाषा वगैरह ये सब अपन ने देख लिया था। ये अपना पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो चैप्टर है अपना। ठीक है, सेकंड तो चैप्टर है, अध्याय दूसरा है। धारा इसमें कितनी है? तो दूसरे चैप्टर में अपने पास है धारा 3 से 5 तक। और हम क्या कह रहे थे यहाँ पे अध्याय 2 में कि फ्री फ्री फ्री। ठीक है, 3 बार फ्री था, तो 3, 4, 5 जो है धारा थी। और निःशुल्क और जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है उसकी बात अपने अध्याय नंबर तो कौन से में कही गई है? 2 में। और धारा पूछे तो धारा इसकी है भाई कौन सी? धारा है इसकी 3। ठीक है, तो धारा तो 3 है, अध्याय तीसरा है। इसमें कहा गया है तीसरी धारा में कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनको क्या है? फ्री एजुकेशन अपन को देनी है। ठीक है, तो ये धारा 3 हो गई अपनी। धारा 4 में क्या था? चिरायु अपन ने याद किया था। चिरायु में क्या था कि आयु के आधार पे जो है प्रवेश देना है। ओके, तो आयु के आधार पे प्रवेश। 4 से चिरायु याद हो गया। 5 से हमने क्या याद किया था? 5 से क्या है? टीसी देनी है। टीसी के लिए मना नहीं कर सकते हैं, तो ये 5 में हो गया अपना। फिर अध्याय नंबर 3 देखते हैं। अध्याय 3 में अपने क्या था? 3 में हमने देखा था कि 3 अक्षर है, 3 ही चीज़ों की बात करेंगे। किस किस की? एक तो पहली तो सबसे बड़ा क्या आ गया? समुचित सरकार आ गया। समुचित सरकार के बाद में इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें अपनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह आती है। ठीक है, इसका अपन ने कल अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। फिर इसके बाद में लोकल अथॉरिटीज जो है, स्थानीय प्राधिकारी आ जाएंगे। और लास्ट में अपना कौन आता है इसमें? तो माता पिता जो है इनके कर्तव्य आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 है इसमें, इसीलिए ये अध्याय नंबर 3 है। और धाराएं इसमें कितनी है? तो 3 दूनी अपन ने 6 याद किया था। ठीक है, तो 6 इसमें धाराएं हैं। धारा कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो अपन ने भी देखा था कि 6 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 6 से लेके जो है 11 तक इसमें धाराएं हैं। ठीक है, 6 से लेके 11 तक इसमें धाराएं हैं। अब धारा 6 में क्या था? तो धारा 6 में अपन ने क्या डिस्कस किया था? धारा 6 में डिस्कस किया था कि समुचित सरकार जो है उसके दायित्व के बारे में। और 6 में हमने ऐसे बताया था मैंने कि 6 से क्या कर दिया हमने? फिक्स क्या किया हमने? स्कूल। क्या फिक्स किया? स्कूल फिक्स किया। कितनी कितनी दूरी पे? एक तो 1 किलोमीटर दूरी पे, दूसरा 2 किलोमीटर दूरी पे। 1 किलोमीटर वाला किसके लिए किया था अपन ने? 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए। और 2 किलोमीटर वाला 6ठी से 8वीं तक के लिए। ठीक है, तो 6 से फिक्स कर देना है। धारा नंबर 6 डिस्कस हो गई। 7 से आपको याद आ रहा होगा क्या? 7 वंडर बनाने के लिए क्या चाहिए? अपने को पैसा चाहिए, वित्त चाहिए, फाइनेंस। तो वित्तीय संबंधी प्रावधान 7 में है। फिर 8 में अपन ने क्या देखा कि 8, 9 और 10 एक साथ बताया था आपको याद करने के लिए। क्या बताया था कि सर पर किसका हाथ है? सर पर हाथ है किसका? माता पिता का। सर पर माता पिता का हाथ है तो कोई टेंशन नहीं है। तो सर से तो अपना 8वीं नंबर की है। पर से प्राधिकारी हो जाएगा। सर से मतलब समुचित सरकार। ओके, पर से हो जाएगा स्थानीय प्राधिकारी, धारा नंबर 9। और माता पिता के कर्तव्य हो जाएंगे धारा नंबर 10 में।
ठीक है। तो 9, 10, 8, 9, 10 आपको क्लियर है। फिर हमने धारा 11 देखी थी। धारा 11 में क्या था अपने, धारा 11 में था अपने कि जो 3 से 6 वर्ष मतलब आंगनबाड़ी वाला था ना, 1-1 रुपये लेके कहाँ जा रहे थे, 11 रुपये लेके अपन कहाँ जा रहे थे, आंगनबाड़ी में जा रहे थे। तो पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है उसकी बात यहाँ पे की गई है। ओके, तो ये अब तक का जो था अपना वो था। अब ये धारा मतलब अध्याय 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके बारे में अपन को पता ही है कि भाई विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व है। इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, आप टीचर बनने वाले हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा धाराएं भी इसी में है। तो अध्याय 4 में तो आपको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होगी कि विद्यालय और शिक्षकों का मतलब हमारी बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये है, ठीक है। अब इसमें अपन ने देखा था ऐसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करके कि कौन कौन सी जो धाराएं हैं वो किससे रिलेटेड है। तो हमने देखा था कि धारा 12 जो है, धारा 12 से लेकर 15 तक की जो धाराएं हैं वो किससे रिलेटेड है, एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड, स्कूल में जो बच्चे हैं उनका एडमिशन कराने से रिलेटेड है। तो फटाफट इनको एक बार और देखते हैं, फिर इनकी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखो धारा 12 जो है, 12 में अपन ने क्या याद किया था, 12 दूनी 24 नहीं करना है, हमको क्या करना है 25%। तो 25% जो सीट है वो दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए है, प्राइवेट स्कूल में भी। तो ये है यहाँ पे विद्यालय के उत्तरदायित्व की बारे में बताया गया। फिर धारा 13, तो 13 में अपन ने क्या देखा था कि स्कूल वाले क्या ले रहे थे, कैपिटेशन फीस वगैरह ले रहे थे। तो फिर पेरेंट्स ने कहा कि आपकी मतलब तेरी नहीं चलेगी, चुपचाप से भाई मेरे बच्चों को एडमिशन दे दीजिए, ठीक है। तो तेरी नहीं चलेगी, तो तेरी नहीं चलेगी तो क्या करा रहे भाई, वो एडमिशन दिला रहे, कोई भी तरह की फ़ीस वगैरह उनसे नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये है 13 से। और 14 से अपन को क्या याद रखना था, 14 से अपन को याद रखना था कि 14 क्या याद रखना था, 14। और 14 से ही फोर्स से अपन को याद आ रहा था कि फोर्स क्या है, फोर्स नहीं कर सकते, किसके लिए, आयु के सबूत के लिए, ठीक है। तो आयु के सबूत के लिए जो है फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब डॉक्यूमेंट के लिए फोर्स नहीं किया जाता। 14 फोर्स आयु के लिए। फिर आयु जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भाई जो है प्रवेश से इनकार भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो धारा 15 में जो है प्रवेश से इनकार भी नहीं कर सकते। 15 सितंबर मतलब सॉरी धारा 15 है, 15 का डबल अपन ने याद किया था भाई 23 सितंबर तक क्या है, पहले एडमिशन की बात की जाती थी, लास्ट डेट ये रहती थी। लेकिन अब जो है संशोधन वगैरह किए गए हैं, तो अभी ये वर्ष पर्यंत जो है कभी भी भाई बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि धारा 12 से लेकर 15 तक किससे रिलेटेड है, प्रवेश के संबंध से रिलेटेड है। ऐसा भी क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है कि भाई प्रवेश के संबंध में कौन से नंबर से कौन सी धाराएं हैं, तो 12 से लेकर के 15 तक की धाराएं हैं। ओके, अब स्कूल में आ गए, एडमिशन ले लिया है, तो फिर अब स्कूल वालों का काम क्या होगा ये अपन ने देखा था। तो विद्यालय में आने के बाद जो विद्यालय के कर्तव्य हैं वो देखेंगे। तो ये 2 धाराओं में है, 16 में और 17 में। किसमें, 16 में और 17 में है। तो 16 में तो क्या लिखा है, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। मतलब क्या है यहाँ पर कि 16 की उम्र में बच्चे को क्या नहीं कर सकते, फेल भी नहीं कर सकते और बाहर भी नहीं निकाल सकते। 16 की उम्र ध्यान नहीं रखनी है, 16 में उम्र धारा 16 के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये 16 की एज में क्या है भाई, रोकने का और निष्कासन का प्रतिषेध नहीं है। 2019 में संशोधन किया गया था, मतलब जो भाई अपनी अनुसूचित है उसमें संशोधन यहाँ पे किया गया। फिर धारा 17 जो है, 17 में अपन ने खतरा याद किया था। खतरा कैसे है, शारीरिक और मानसिक दंड जो है वो देंगे, तो खतरा है तो वो नहीं देना है, ठीक है, उससे प्रतिषेध है, मना कर रखा है। फिर धारा 18 से लेकर के जो अपनी 22 तक है उसमें बताया कि विद्यालय क्या करेगा। विद्यालय क्या क्या करेगा, तो विद्यालय को भाई जो है मान्यता लेनी पड़ेगी, उसके स्टैंडर्ड वगैरह होने चाहिए, अनुसूची में संशोधन की शक्ति है, और एसएमसी बनाएंगे और एसडीएमसी बनाएंगे। ओके, तो धारा 18 जो है उसमें अपन ने याद किया था क्या, वैलिडिटी के बारे में। सबसे पहले जब स्कूल खोलेंगे, विद्यालय के बारे में बोला है इसमें, तो विद्यालय क्या करेगा, तो सबसे पहले विद्यालय को भाई मान्यता लेनी पड़ेगी। तो मान्यता के लिए धारा 18 याद करनी है। ओके, मतलब सर्टिफिकेट वगैरह लेने हैं। फिर 19 में क्या याद रखना है, 19 में अपन को याद रखना है कि विद्यालय के मानक जो है वो निर्धारित करने हैं। फिर 20 में हमें याद रखना है अनुसूची में संशोधन की शक्ति। क्या याद रखना है, 19 में संशोधन की शक्ति। और 19 में हमने कल ये भी देखा था कि 19 जो है, 19 अगर अपन लिखेंगे तो यहाँ पे 3 से अपन ने लिया था 3 साल, और 3 साल जो है उतने में इनको क्या करना है, अपने मानक जो पूरे नहीं किए अगर, तो वो पूरे करने हैं, इतना समय उनको दिया जाएगा। ओके, तो अब अपन धारा 20 देख रहे थे, इसमें अनुसूची में संशोधन की शक्ति मिली है। जो अपन ने देखा था एक अनुसूची, उसमें संशोधन की शक्ति यहाँ पर है। फिर धारा 21 है, 21 में देखो 21 जो है शुभ है, तो उसमें क्या कर दिया इन्होंने भाई, एसएमसी ओपन कर दी, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति जो है ये 21 में अच्छा है, शुभ होता है अंक, तो इसमें ये ओपन कर दी। फिर 22 में क्या कर दिया, 22 में एसडीएमसी जो है ये ओपन कर दी है, ठीक है। तो एसएमसी और एसडीएमसी अपने सिलेबस में अलग से भी है, तो इस पर आगे विस्तार से अपन चर्चा नेक्स्ट क्लासों में करेंगे, ठीक है। तो अपन अब आगे देखते हैं कि धारा जो है 23 से लेकर के 28 तक की, ये किसके लिए है, टीचर्स के लिए, जो कि आप सब बनने ही वाले हैं। शिक्षक जो है
इसके लिए है धारा 23 से लेकर के 28 तक की। ओके, तो सबसे पहले देखो 23 अपन ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखा तो 3 से ही अपन ऐसे अहर्ताएँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 3 से 23 से ही आपको याद आ जाएगा, 3 देखते ही कि अहर्ताओं की बात की है। किसके लिए भाई? हमारे लिए, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। ओके, तो इसमें सारी एलिजिबिलिटी वगैरह जो है वो लिखा गया है। और कल मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बताया था कि जैसे L1 वाले हैं तो उनको 10th 12th और जो है BSTC DLED जो भी बोलते हैं वो करनी पड़ती है, तो 1 2 3 डिग्री लेनी पड़ी। ठीक है, तो अहर्ता तो धारा 23। ऐसे ही L2 वालों के लिए बताया था, तो वैसे उससे ज़्यादा याद रखने की जगह आप डायरेक्ट ऐसे ही याद रखें तो अच्छा रहेगा। 23 और अहर्ता ऐसे क्लिक हो जाएगा आपको। इसमें 2017 में संशोधन किया गया था। धारा 24 की बात करें तो 24 में क्या है भाई? यहाँ पे शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। तो टीचर्स के पास में क्या है? चॉइस। तो चॉइस को अपन ये चॉइस, ठीक है, ये चॉइस अपन ने लिखा, तो चॉइस है किसकी? शिकायत और मतलब जो कर्तव्य हैं और शिकायत उनको दूर करना है उनको, तो ये उनकी चॉइस है। फिर 25 में क्या देखना है? 25 में अपने को रेशियो ध्यान रखना है। डायरेक्टली भी कितने का अनुपात है? टीचर्स और इसका 2:5 का अनुपात है। ठीक है, 3:5 का नहीं है, यहाँ पे 2:5 का है। ठीक है, किसके बीच में? छात्र शिक्षक के बीच में अनुसार। और 2012 में इसमें संशोधन किया गया और अहर्ता वाले में 17 में। ठीक है, तो ये संशोधन भी थोड़ा बहुत अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। फिर धारा 26 में देखते हैं। 26 में क्या करना है? जो रिक्तियां हैं, वैकेंट सीट है, उनको भरना है। यहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात अगर सही नहीं चल रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई? जो वैकेंट पोस्ट है तो उनको भर दो। नेक्स्ट में ही ये बता दिया तो वैसे क्लिक हो जाएगा आपको। 2:5 का अनुपात था और अगर वो फिल नहीं हो रहा है तो फिर धारा 26 लगा के जो वैकेंट पोस्ट है, और 10% से ज़्यादा पोस्ट वैकेंट नहीं रह सकती, पर अभी तो बहुत ही सिचुएशन ख़राब है तो उसके बारे में जो है हमें यहाँ पे चर्चा नहीं करनी भाई। जो लिखा है वो हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो असलियत है, ग्राउंड रियलिटी, उससे क्वेश्चन अभी इससे नहीं पूछा जाएगा। ओके, धारा 27 है। धारा 27 में क्या क्या है? गैर शैक्षिक जो प्रयोजन है उसके लिए प्रतिषेध। मतलब जो है भाई टीचर जो है उनको किस काम में नहीं लगा सकते हैं, तो उनको जो है पढ़ाई से अदर जो भी काम है उसमें नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भाई 3 चीज़ें उनमें उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं। कौन कौन सी है? पहला तो अगर क्या हो जाए भाई, कोई राष्ट्रीय आपदा वगैरह आ जाए, और दूसरा क्या हो कि जनगणना में लगा सकते हैं, तीसरा चुनाव में भी उनको लगा सकते हैं। तो कल मैंने आपको याद कराया था कि जैक से आप इसको याद रख सकते हैं, जनगणना, आपदा और चुनाव। ठीक है, तो जैक को छोड़ करके बाकी चीज़ों में भाई टीचर्स को नहीं लगा सकते। उनको पढ़ाने के लिए नौकरी दी जा रही है तो बच्चों को पढ़ाने दें। ठीक है, पहले जैसे शिक्षक थे तो उनको क्या है, पल्स पोलियो की और बाकी की भी ड्यूटीज़ में लगा दिया जाता था, तो मतलब टीचर पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब काम करवाते रहते थे, तो उसको थोड़ा सा अभी बंद कर दिया गया है। बाकी इन चीज़ों के अलावा शिक्षक को कहीं और नहीं लगा सकते। फिर धारा 28 है। 28 में शिक्षकों के द्वारा भाई प्राइवेट ट्यूशन है उस पर भी रोक लगाई गई है, और इसको कल मैंने आपको बताया था कि कैसे भी आप याद रख सकते हैं। कैसे? रीज़न बटा 26, 27, 28। तो जैसे भी आपको याद हो, डायरेक्ट बता दिया वैसे याद रख लो। तो रीज़न से तो अपन ने देखा था कि रिक्तियाँ धारा 26 में है, जैसे अपन ने याद रखा था कि जनगणना वगैरह वाला जो भी था ना तो वो 27 में है, और नए से अपन ने क्या देखा था कि निजी जो है प्राइवेट ट्यूशन उन पे रोक धारा 28 में है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा और चलते हैं आगे। तो 29 और 30 भी बता देती हूँ मैं आपको। अब ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है 29-30 में, तो इसमें 2 ही धाराएं हैं। अध्याय नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा। तो अध्याय नंबर 5 है, इसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा वगैरह के बारे में कहा गया है। इसमें 2 ही धाराएं हैं, धारा 29 और धारा 30। ठीक है, धारा 29 और 30 क्या कहती है? तो 29 में तो क्या कहा है कि जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के रिलेटेड यहाँ पे काम है। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण के काम है जो NCERT है वो करेगी, और सेंट्रल नेशनल लेवल पे तो और स्टेट लेवल पे अपनी SCERT करेगी, जो कि अभी RSCERT के नाम से जानी जाती है। फिर धारा 30 जो है, धारा 30 में क्या कहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, क्या है, जो प्राथमिक शिक्षा है तब तक क्या नहीं होनी चाहिए, बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो अनिवार्य नहीं होगी। इसकी बात कहाँ पे की गई है? धारा 30 में की गई है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अध्याय 5 जो है ये पाठ्यचर्या की बात करता है, किसके लिए? प्राइमरी एजुकेशन के लिए। अब हम आगे देखें तो धारा अपनी ये हो चुकी है 30 तक कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा फिर बाद में, अध्याय नंबर 6, जो कि हमने देखा था कौन सा था? अध्याय नंबर 6। इसमें अपन ने देखा था कि बाल अधिकार थे। क्या थे इसमें? बाल अधिकार जो थे उनका क्या करना था? संरक्षण करना था, कंजर्वेशन करना था। किसका? बाल अधिकारों का। इसमें धारा थी अपनी कहाँ से लेकर, धारा 31 से लेकर 34 तक। कितनी? धारा 31 से 34 तक की धाराएँ इसमें थी, और इनको भी अपन आगे देख लेंगे। धारा 31 तो क्या कहती है कि बाल अधिकारों के हनन की शिकायत वगैरह जो है उनकी मॉनिटरिंग। तो धारा 31 में क्या करेंगे? तीनों ऐसे याद रख लो कि 3-1, ज़्यादा 3-1 करोगे
तो क्या है फिर आपकी मॉनिटरिंग कर देंगे, ठीक है, मॉनिटरिंग कर देंगे यहाँ पे। फिर 3-2-32 में क्या है कि जो है प्राप्त जो भी शिकायत होगी उसके निरीक्षण के लिए उच्च अधिकारी तक उसको पहुँचाएंगे, ठीक है। और 3-3 में क्या है, 3-3 में जो है नेशनल सलाहकार जो परिषद है इसको बनाएंगे, ठीक है। 3-3 में है नेशनल जो है केंद्रीय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन बंद करेंगे यहाँ पे। और 3-4 में जो है भाई ये तो राष्ट्रीय लेवल पे हो गया, अब अपने स्टेट लेवल पे राज्य स्तर पे भी क्या करेंगे, ये जो सलाहकार परिषद है इनका तो 33-34 जोड़े में याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 33 भाई बड़ा है, राष्ट्रीय लेवल पे है, 34 अपना राज्य का है, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो पहले बड़े भैया जी आएंगे, फिर बाद में छोटे भैया जी आएंगे, लेकिन ये नंबर आप उल्टा सीधा मत कर देना, ठीक है। ये है तो नेशनल लेवल की, लेकिन नंबर इसका कम है, 33 है। और यहाँ पे ये राज्य की है, लेकिन नंबर इसका 34 है, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे, तो दोनों को साथ में याद रखेंगे। पहले अपन ने मॉनिटरिंग करी और फिर यहाँ पे उच्च अधिकारी वगैरह ये आ गए। फिर लास्ट जो है अपना चैप्टर नंबर 7 है। तो चैप्टर नंबर 7 में क्या है, 7 में है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण अन्य जो मुख्य बातें हैं वो है इसमें, ये इसकी हेडिंग है। इसमें बची कुछ जो धाराएं हैं वो सारी आ जाएंगी अपनी 35 से लेके अपनी 39 तक, ठीक है। तो इसमें 35 में तो क्या कहा है, अधिकारियों को निर्देश वगैरह दे दिए, ठीक है। ज़्यादा 3-5 करोगे तो फिर क्या दे दिए हैं यहाँ पर, निर्देश दे दिए, निर्देश देने के अधिकार। 3-5 करोगे तो निर्देश के अधिकार दे दिए। और 3-6 मतलब 36 का आंकड़ा है, तो फिर आपकी क्या कर दी यहाँ पे, शिकायत कर दी। क्या कर दी गई है, शिकायत कर दी है। और 37 में क्या होगा, 37 में अपने पास में हो जाएगा कि अब जो शिकायत करी है वो सही है कि गलत है, उसकी क्या करो, जांच करो, ठीक है। तो 37 में क्या करो, 37 तो जांच करिए। और 38 में क्या है, 38 में जो है अधिसूचना जारी कर दी। क्या कहा है, अधिसूचना जारी करने के बारे में। और 39 जो है उसमें कहा है कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो ये सारा का सारा शॉर्ट में ब्रीफ में था, ओके। तो ये पूरा मैंने रिवीजन करा दिया 20 मिनट में आपको। अब इसके आगे की जो बातें हैं तो वो अपन करते हैं। अब जिसको अच्छे से क्लास लेनी है तो वो आगे कंटिन्यू रहे, जिसको भाई इतना ही देखना था, आगे की बातें नहीं समझने की इच्छा है जो भी है, तो भाई वो यहाँ से डिसकंटिन्यू करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको इसका जो है नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन अभी पूछ सकता है। आप ये ना सोच के बैठें कि भाई कर्मचारी चयन बोर्ड है तो आसान ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऊँट कब कैसी करवट बैठ जाए किसी को पता नहीं है। वही है यहाँ पे भी कि कब कैसा पेपर अपने को आ जाए, हमें तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। और ये क्लास अगर और कोई भी स्टूडेंट देख रहे हैं, भाई सेंट्रल लेवल में भी अपने सीटेट वगैरह में उसमें RTE आता है, और बाकी MRS KVS सभी में जो है जहाँ भी ये अपना शैक्षणिक वाला पार्ट रहता है तो वहाँ पे सब में आता है। तो बिल्कुल भी आगे की चीज़ें भी इग्नोर करके ना चलें, कभी भी कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए अपन देख रहे हैं यहाँ पे धारा नंबर जो अपनी कौन सी है, धारा ये अपनी 12 है। धारा 12 अपन को देखनी है, जो कि क्या है अपनी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के उत्तरदायित्व की सीमा है। ये इसका नाम है, मतलब विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। इस हेडिंग से ये आपके पास में आ सकती है, ओके। तो विद्यालय की जो उत्तरदायित्व है वो देखते हैं। ये है कौन से में, अपने धारा 12 में, ओके। तो इसमें क्या लिखा है कि जो एक तो क्या होते हैं सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। दूसरे जो है फंडेड स्कूल होते हैं, जो इनको क्या है सरकार अनुदान वगैरह देती है, अनुदानित विद्यालय। तीसरा होता है कि खास श्रेणी के कुछ स्कूल होते हैं, इनको 2N 3rd और निजी स्कूल जो है इसमें आ जाते हैं। तो देखो जो सरकारी स्कूल हैं उसके लिए 2N1 बोला है, यहाँ पे 2N2 है, यहाँ पे इस तरह से 4 कैटेगरी में इन्होंने स्कूल को बांटा हुआ है। तो इतना डीपली नहीं पूछेगा आपसे, आराम से आप तो ये देखिए जो यहाँ पे बॉक्स में है, ओके। तो सरकारी विद्यालय जो है ये क्या करेंगे, सभी प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य है, मतलब किसी भी बच्चे से यहाँ पे फीस वो नहीं ले सकते हैं। जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है उनको फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन इनको भाई देनी ही पड़ेगी, ओके। फिर जो अनुदानित विद्यालय है, जो जिनको फंड मिल रहा है, तो उनके जो आवर्ती खर्चे हैं, रिकरिंग जो एक्सपेंडिचर है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार से जिस अनुपात में अनुदान प्राप्त करेंगे, कुल संख्या का उसी अनुपात में निःशुल्क प्रवेश वो दे सकते हैं। क्या करेंगे भाई, जितने अनुपात में ये सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं उसी की कुल संख्या के रेशियो में भाई ये निःशुल्क प्रवेश दे सकते हैं, उससे ज़्यादा ये प्रवेश नहीं देंगे। फिर 3rd आता है अपना खास कैटेगरी और निजी विद्यालय, इसमें आएंगे। तो इसमें जो कक्षा की कुल क्षमता है उसकी 25% सीटों पर क्या होगा, जो कक्षा है, ठीक है, जो मतलब क्लास 1 है तो उसमें मान लीजिए 20 बच्चे हैं, जितनी भी कैपेसिटी है, तो उनकी क्षमता की 25% सीट जो है, मतलब 1/4 जो है कुल सीट का, कुल क्षमता का, तो वो उतने पे क्या होगा, पड़ोस के निर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त जो बच्चे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इनको निःशुल्क शिक्षा पूरी होने तक एडमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि पड़ोस के, ये नहीं कि भाई दूसरे मतलब बहुत दूर वाले स्कूल में जो
पास में है स्कूल और बच्चा जो है क्या है वहीं पर आसपास ही रहता है, तो उस बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये नहीं कि दूसरी जो है जगह के 10 किलोमीटर दूर वाले बच्चे को वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। पड़ोस में जो बच्चे हैं ना उनको, और उसमें भी निर्बल वर्ग के और असुविधाग्रस्त वर्ग के जो है बच्चों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। और 25% सीट्स पर इनको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन देना पड़ेगा। तो 25% जो सीट है वो बात है निजी विद्यालय के और खास श्रेणी के विद्यालयों के लिए। बाकी ये जो अनुदानित विद्यालय, ये जो है इनको फंड जितना मिलता है उस रेशियो में देंगे। और गवर्नमेंट स्कूल में तो सभी बच्चे फ्री हैं, अभी कोई भी तरह की फीस वगैरह इनसे नहीं ली जाती है। ओके, तो अब चलते हैं आगे। तो यदि कोई विद्यालय में क्या है भाई प्री स्कूल एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो ये सारे के सारे जो रूल हैं वो उसमें भी लागू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बाल वाटिका वगैरह अगर एनईपी के तहत कहीं पे स्टार्ट हो चुकी है तो उसमें भी क्या है ये सब रूल्स लागू होंगे। अब आगे देखें, निजी विद्यालय में निःशुल्क बालक का खर्च की प्रतिपूर्ति मतलब रिम्बर्समेंट जो है वो कैसे मिलेगी भाई इनको, तो कैसे मिलेगी, राज्य द्वारा जो निर्धारित प्रति बालक जो है उसकी खर्च सीमा तक। दूसरा क्या है, दूसरा जो है बालक से वास्तविक रूप से वसूले जाने वाला शुल्क या दोनों में से जो भी कम होना वो उनसे लिया जाएगा। और जो सरकारी विद्यालय में निर्दिष्ट है तो वो प्रति बालक व्यय से अधिक नहीं होगी। जो गवर्नमेंट स्कूल के लिए है वो एक बच्चे के लिए जो व्यय है उससे ज़्यादा अपन यहाँ पे ये रिम्बर्समेंट के लिए सरकार से नहीं कह सकते हैं। फिर यदि लेकिन ऐसा विद्यालय भूमि भवन उपकरण जो है ये रियायती दर पर प्राप्त करता है तो उन्हें जो है उसी सीमा तक प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी। तीसरी बात है कि प्रत्येक स्कूल को समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जो लोकल अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा मांगी गई सूचनाओं को प्रदान करना ही होगा। तो ये है हमारे क्या है धारा 12 में लिखा गया है, जिसमें क्या है भाई जो परिक्षेत्र के बालक हैं उनको निजी स्कूल में 25% सीट पे प्रवेश देना है। और इनकी फीस का पुनर्भरण कौन करवाएगा, रिम्बर्समेंट कौन करवाएगा, तो ये जो भाई समुचित सरकार है ये और लोकल प्राधिकारी ये सभी सूचना के माध्यम से करवाएंगे। ओके, तो अब अपन देखते हैं धारा 13। धारा 13 क्या कहती है, धारा 13 में अपन ने क्या देखा था कि हमें जो है तेरी नहीं चलेगी, यहाँ पर चुपचाप से एडमिशन दीजिए मेरे बच्चे को। ठीक है, तो तेरी एडमिशन के लिए क्या है यहाँ पे कोई भी तरह की प्रति व्यक्ति फीस जो है कैपिटेशन फीस नहीं ले सकते और स्क्रीनिंग जो प्रोसेस है अनुवीक्षण प्रक्रिया वो नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे है 13 में अपन को ऐसे याद रखना है कि कोई भी तरह की प्रति व्यक्ति जो फीस है वो नहीं ले सकते, कैपिटेशन फीस नहीं ले सकते हैं, ये लिखा गया है। कोई भी स्कूल किसी भी बालक व्यक्ति को प्रवेश देते समय किसी भी तरह का कैपिटेशन शुल्क नहीं ले सकता और उसके बालक या माता पिता संरक्षक को भी किसी भी स्क्रीनिंग प्रोसेस के तहत नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे किसी स्कूल में आजकल प्राइवेट स्कूल वगैरह में जाते हैं एडमिशन के लिए तो उसमें क्या करते हैं पेरेंट्स से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बोलते हैं कि आपको भी इंग्लिश में ही आंसर करना है, इंटरव्यू टाइप ले लेते हैं, बच्चे का एक टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट बना के रखते हैं उससे और देखते हैं कि बच्चा कितने क्वेश्चन कर पाता है। तो वो सब चीज़ें हैं ना वो नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे गलत है। तो ये यहाँ पे धारा 13 में लिखा गया है कोई भी तरह का कैपिटेशन शुल्क नहीं ले सकते और स्क्रीनिंग प्रोसेस के तहत आप ना तो बच्चे को ना उनके पेरेंट्स को ना गार्जियंस को तो किसी को भी नहीं रख सकते हैं। यदि कोई विद्यालय अगर ऐसा करता है उल्लंघन करता है भाई इन चीज़ों को नहीं मानता है कि हम तो हमारी मर्जी से कुछ भी करेंगे, कैपिटेशन शुल्क भी लेंगे और स्क्रीनिंग प्रोसेस भी करेंगे, तो उसका भी इलाज है इनके पास में। क्या इलाज है भाई, प्रति व्यक्ति फीस जो है अगर कोई लेता है तो क्या करेंगी सरकार, जितना कैपिटेशन शुल्क उसने लिया है उससे 10 गुना तक राशि क्या कर लेगी, 10 गुना तक की राशि का जुर्माना लेगी। ठीक है, मान लीजिए किसी ने क्या किया है 1000 रुपये कैपिटेशन शुल्क ले लिया तो सरकार इसको भाई 10 गुना कर देगी यहाँ पे, तो उनसे क्या लेगी 10,000 रुपये ले लेगी, किससे, स्कूल वालों से लेगी। ठीक है, तो ये है बात। आगे देखते हैं कि किसी बालक और माता पिता की अगर स्क्रीनिंग प्रोसेस कराई तो क्या जुर्माना है। आगे तो देख लिया हमने कि कैपिटेशन फीस में तो क्या करेगी सरकार भाई 10 गुना तक लेगी। ठीक है, 10 गुना तक जुर्माना ले लेगी। अब स्क्रीनिंग प्रोसेस का भी देखते हैं, इसका इलाज क्या किया सरकार ने। तो इसके लिए कहा है कि अगर पहली बार आपने बात नहीं मानी हमारी, ठीक है, तो उसके लिए तो आप 25,000 रुपये दे दो। क्या कि पहली बार उल्लंघन किया आपने, कोई बात नहीं, आपको जैसे भी पता नहीं था कुछ भी, तो भाई आप 25,000 रुपये दे दो चुपचाप से। और आपने दोबारा आगे भी उल्लंघन किया तो जितनी बार उल्लंघन करोगे, ठीक है, प्रत्येक उल्लंघन पे 50,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा, डायरेक्ट डबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहली बार तो 25,000 ले लिए और फिर अगर आप उल्लंघन करते गए तो फिर 50,000 रुपये पकड़ाते जाओ यहाँ पे और करते जाओ उल्लंघन। ज़्यादा पैसे वाले हो रहे हो तो ऐसे कर दो। तो सरकार ने ये इलाज कर दिया इनका, तो स्कूल वालों का जब कैपिटेशन फीस वगैरह ले रहे हैं तो ठीक है, तो ये है। फिर धारा 14 देखते हैं। 14 में अपन ने क्या कहा था कि प्रवेश के लिए जो है आयु का सबूत नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, प्रवेश के लिए आयु का सबूत नहीं लिया जा सकता है। ओके, तो इसको भी देखते हैं कि भाई अगर किसी बच्चे के पास में क्या नहीं है कोई भी
उसकी आयु का जो है बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है ये सब नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या फिर सरकार के द्वारा कोई भी दस्तावेज है, वो सारा कुछ भी नहीं है, तो भी आप बच्चे को जो भाई एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। ये बात धारा 14 में कही गई है। ठीक है, तो आयु प्रमाण पत्र अगर नहीं है उसके पास में एज सर्टिफिकेट, तो भी बच्चे को आप यहाँ पे बाध्य नहीं कर सकते एडमिशन, मतलब एडमिशन देना ही पड़ेगा आपको, तो ये मना नहीं कर सकते आप, ये है बस बात। अब इसमें अपन ने लिखा है कि भाई जो आयु प्रमाण पत्र है वो नहीं है, तो फिर क्या क्या चल जाएगा यहाँ पे। तो सामान्यतः तो भाई जो है आयु प्रमाण पत्र के रूप में अस्पताल का, आंगनबाड़ी का, सक्षम संस्था के द्वारा जो भी क्या है प्रमाण पत्र जारी किया है वो सब चल जाएगा। लेकिन अगर ये सब भी नहीं है तो भाई जो पेरेंट्स हैं उनका स्वयं घोषणा, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन जो है पेरेंट्स का, ये भी चल जाएगा। वो कुछ भी डेट लिख के दें कि भाई हमने तो हमारे जो है ये जो बेटा बेटी है उसकी डेट ऑफ बर्थ ये मानी है, तो इसी को आप मान लीजिए, और सेल्फ डिक्लेरेशन में उनके सिग्नेचर वगैरह होंगे, तो उसी को फिर आधार बना के आयु का सबूत मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। अब आगे देखें कि धारा 15 में अपन ने क्या देखा कि धारा 15 में हमने देखा कि प्रवेश तिथि जो है उसको विस्तारण, प्रवेश तिथि का विस्तारण से भी पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जाता है प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्रवेश से इनकार में आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई धारा 14 में है, यहाँ पे आयु की बात आपसे जरूर करेगा वो। ठीक है, तो प्रवेश के लिए आयु के सबूत की बात की गई है 14 में, लेकिन धारा 15 में क्या कहा है, प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब जो है कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि भाई 30 जून तक ही एडमिशन थे और उसके बाद में हम बच्चे का एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चा भाई पीछे रह जाएगा, तो हम फिर उसको कवर कैसे करेंगे। तो ये सारे बहानेबाजी आपकी अब नहीं चलेगी भाई। जब भी एजुकेशनल सेशन जो है स्टार्ट होगा उसमें या विस्तारित समय अवधि के दौरान तक प्रवेश दिया जाएगा जो सरकार तय करेगी। ठीक है, लेकिन किसी बालक को प्रवेश देने से भी मना नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित तिथि के बाद भी किया जा सकता है, तो वही बात इन्होंने घुमा फिरा के बोल दी कि भाई अगर बच्चा जो है ये तय तिथि के बाद में भी एडमिशन लेना चाह रहा है तो भी उसको क्या करो, एडमिशन दो, मतलब कि वर्ष पर्यंत बच्चे को एडमिशन दे दो। ठीक है, कभी भी बच्चा आए उसकी मर्जी तब उसको एडमिशन दे दो, आप उसको मना नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे कही गई है। और पहले भाई ये तिथि थी कि 30 सितंबर तक ही ये था। ठीक है, 30 सितंबर के बाद एडमिशन नहीं दे सकते थे, पर चेंज कर कुरा के इन्होंने क्या कर दिया कि भाई हमारा बच्चा तो हमारी मर्जी पड़ेगी, तब हम स्कूल भेजेंगे, तब जाके ही वो एडमिशन देना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो है बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा। फिर उसको एडमिशन दे दिया इस विस्तारित अवधि के बाद में भी, तो फिर समुचित सरकार क्या करेगी, समुचित सरकार तय किए गए तरीके से अपना अध्ययन पूरा करवाएगा। मतलब समुचित सरकार जो है ना उसकी वो रहेगी कि भाई बच्चा जब लेट आया तो उसकी पिछली पढ़ाई जो छूट गई है, जो और बच्चों ने कर ली है, उसको कैसे कवर अप करना है, तो ये सब जिम्मेदारी समुचित सरकार की होगी। अब नोट लगा के क्या कहा है भाई कि राज्य सरकार के द्वारा जो शैक्षिक सत्र है उसके प्रारंभ की तिथि से 6 माह की अवधि तक कभी भी प्रवेश दे सकते हैं। और राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए प्रारंभिक शिक्षा में ये वर्ष पर्यंत कर दिया। ठीक है, तो यही मैंने बोला था कि वर्ष पर्यंत ये कर दिया गया है। अब अपन धारा 16 देखते हैं। धारा 16 क्या कहती है, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 16 की उम्र में क्या नहीं करना है, 16 की उम्र में ना तो फेल करना है ना घर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये उम्र जो है आपको सिर्फ ये धारा याद करने के लिए, ये नहीं कि मानने लग जाना कि 16 की उम्र में फेल नहीं कर सकते तो कौन सी क्लास में रहेगा, तो वो सब बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो रोकने और निष्कासन का जो है यहाँ पे प्रतिषेध है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा हेडिंग में, या फिर ऐसा पूछा जाएगा फेल नहीं, निष्कासन नहीं। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चे को आप क्या नहीं कर सकते, उसको फेल भी नहीं कर सकते, निष्कासित भी नहीं कर सकते हो। अब आगे देखें इसमें कि भाई बच्चे को प्रवेश प्राप्त, जिस बच्चे का एडमिशन कर दिया, ठीक है, तो उसको किसी भी क्लास में नहीं रोका जाएगा। ये नहीं कि पहली क्लास का उसको कुछ नहीं आ रहा है, मान लो पढ़ना लिखना नहीं आ रहा, तो आप उसको पहले में ही अटका के रख दो। पहले फेल कर देते थे, लेकिन अब ये RT आने के बाद भाई उसको फेल नहीं कर सकते, उसको आपका जो है दूसरी क्लास में उसको भेजना ही पड़ेगा, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता। फिर दूसरी से उसको तीसरी में फेंक देंगे, ऐसे करके करते जो है 8वीं क्लास तक उसको ऐसे चलाते रहेंगे, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि फेल तो कर ही नहीं सकते। फिर जब वो भाई 9th में जाएगा, 10th में जाएगा, तब उसको बेसिक ही क्लियर नहीं है तो उसको दिक्कत आएगी। तो ये सरकार ने जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं किया यहाँ पे, पर अब क्या करें, जो कर दिया है। ठीक है, तो किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, या फिर विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसने जब भाई एलिमेंट्री एजुकेशन अपनी पहली से 8वीं तक की अगर पूरी नहीं की तो उसको ना तो निष्कासित करेंगे, ना तो आप बाहर भेज सकते हैं स्कूल से, एडमिशन नहीं काट सकते उसका। पहला जो है भाई उसको किसी कक्षा में नहीं रोक सकते। दोनों बात हो गई यहाँ पर। अब इस धारा में 2019 में कुछ चेंज भी किया है इन्होंने। क्या चेंज किया है, तो जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार था इसमें संशोधन किया। 19 में क्या संशोधन किया, मूल अधिनियम की धारा 16 और 38 में आंशिक संशोधन किया, ये 10 जनवरी 19 को, और 16 में संशोधन करके इसकी उपधारा जोड़ी है 1, 2, 3 और 4। अब 1, 2, 3, 4 क्या कहती है भाई इसकी 16 की, तो देखो
एक तो क्या कहती है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और 8 की नियमित रूप से परीक्षाएं होंगी। जैसे अपने 10th की और 12th की अभी परीक्षाएं होती हैं, वैसे ही प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष जो एजुकेशनल ईयर है उसके लास्ट में इनकी भी कक्षा 5वीं की और 8वीं की भी रेगुलर रूप से एग्जाम्स होंगी। ये तो धारा पहली कहती है। धारा 16 जो है 2, ये क्या कहती है? ये कहती है कि कक्षा 5वीं और 8वीं में अगर बच्चा फेल हो गया, ठीक है, 5वीं और 8वीं में फेल हो गया एग्जाम में, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस वगैरह देनी है, विशेष शिक्षण देना है और उसका परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से 2 माह के भीतर उसको पुनः परीक्षा दिलवानी है। मान लो कोई बच्चा जो है 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम लगी उसकी, एग्ज़ाम में वो फेल हो गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि उस बच्चे को टाइम दे रहे हैं कि भाई अभी तुम क्या करो, 2 महीने और हैं तुम्हारे पास में, 2 महीने में और अच्छे से उसको एक्स्ट्रा प्रशिक्षण गाइडेंस दीजिए और 2 महीने बाद में उसकी वापस से क्या होगी, री एग्ज़ाम करवाएंगे और री एग्ज़ाम में अगर वो पास हो गया तो फिर उसको पास मान लिया जाएगा, वरना उसको फिर फेल ही माना जाएगा। तो यही है कि री एग्ज़ाम का मौका तो भाई 16/2 में दिया है। ओके, और देखो 16/2 है और 2 माह के बाद ही है, तो आराम से याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 16/3 में क्या कहा कि अगर ये री एग्ज़ाम दे दी, ठीक है, री एग्ज़ाम दे दी और फिर इसमें भी फेल हो गया तो फिर तो कक्षा में रोकना ही पड़ेगा उसको अब सरकार को। अब ज़्यादा जो हवा में उड़ रहे थे बच्चे, तो थोड़ा सा उन पे यहाँ पे ये संशोधन करके 2019 में अच्छा काम कर दिया इन्होंने। 2009 में तो आई थी, 10 साल बाद में इनको लगा कि भाई अब तो क्या करना पड़ेगा, ये बच्चे पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा इनको इनका इलाज करना पड़ेगा, तो इलाज कर दिया है। क्या कर दिया, 16/1 में तो भाई इनकी लास्ट में एग्जाम लेंगे रेगुलर जैसे लेते हैं बोर्ड की, और वैसे ही 16/2 में क्या किया कि अगर कोई फेल हो गया तो उसको एक्स्ट्रा गाइडेंस दे दो, 2 महीने के भीतर उसकी वापस परीक्षा ले लो। अगर फिर उस परीक्षा में भी फेल हो गया तो फिर तीसरा मौका, 2 मौके मिल गए यहाँ पे 2 माह में, तो फिर यहाँ पे उसको धारा 3 क्या कहती है कि फिर भी वो फेल हो गया री एग्जाम में तो फिर उसको कक्षा में रोक लो, उसको आगे मत भेजो, ठीक है। लेकिन ये जो समुचित सरकार है वो निर्धारित करेगी कि भाई बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका जाए, नहीं रोका जाए, ठीक है। अब समुचित सरकार जो है वही डिसाइड करेगी कि बच्चे को अभी रोकना है कि नहीं रोकना है, ठीक है, चाहे से भाई वो फेल हो गया री एग्जाम में तब भी। फिर 16/4 क्या कहती है, 16/4 में जो है संशोधन नियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये निष्कासन वाला है। इसमें 2019 द्वारा जो रोकने पर प्रतिषेध था उसमें संशोधन किया गया, इसमें निष्कासन वाले पे तो कोई भी चेंज नहीं किया गया। यही बात लिखी गई है कि भाई जो रोकने वाला था ना, रोकने का मतलब यहाँ पे फेल होने वाला है, तो उसमें फेल करके एक ही क्लास में रखने वाला, तो उसमें तो चेंजेस किए हैं, लेकिन निष्कासन वाले में कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया, वो सब सेम है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, नोट करके, तो ये बात नोट करने वाली है, तो इसलिए इन्होंने लिख दिया है। अब धारा 17 जो है, 17 में क्या था भाई, खतरा किसको, बालकों को किससे, शारीरिक से और मानसिक उत्पीड़न से, शारीरिक दंड से, मानसिक उत्पीड़न से इनको भाई क्या था, खतरा था 17 में, ये अपन को याद है। तो इसमें वही है कि किसी भी बालक को आप ना तो शारीरिक ना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हो, ये, और बच्चों के साथ कोई भी तरह की मारपीट भी नहीं कर सकते, कोई भी तरह के अपमानजनक शब्द उनसे नहीं कह सकते हो। और अगर आपने क्या किया भाई, एक टीचर हो आप और आपने बच्चे को मार दिया, डंडे से कुटाई कर दी उसकी, थप्पड़ मार दिया उसको, कुछ भी कर दिया उसको, उठक बैठक भी लगवा ली, तो भी क्या है भाई, और वो बच्चा घर पे जाके अगर बोल दे कि मेरे तो आज टीचर ने ये किया वो किया, तो फिर भाई आप जो है उनके पेरेंट्स आएंगे, आपको बोलेंगे कि उल्लंघन कर दिया नियमों का, तो फिर आपके खिलाफ क्या हो जाएगी, अनुशासनात्मक कार्यवाही हो जाएगी। तो भाई आजकल जो है बच्चों को पढ़ाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो देखते हैं आप इस टास्क को भी पूरा कर ही लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए तो अपन देखते हैं धारा 18। 17 अपन ने देख लिया, शारीरिक और मानसिक दंड वाला था, 17 खतरा। 18 में क्या था, 18 में अपन ने देखा था वैलिडेशन की बात, तो वैलिडेशन की ये अब हाँ ऐसे हो जाएगा ये कि 18 साल का हो गया है अब कोई बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे भी साल अपन को याद नहीं रखना, ये सिर्फ याद करने के लिए। 18 साल का हो गया तो फिर उसको क्या चाहिए भाई, वैलिडेशन चाहिए। वैलिडेशन कैसे कि वो अब चाहता है कि मैं तो बाइक वगैरह चलाऊँ और क्या करूँ, अपने दोस्तों के साथ घूमूँ फिरूँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 18 साल का होगा तभी जाके उसको लाइसेंस मिलेगा, तो उसके लिए 18 साल एज होनी चाहिए, ऐसे अपन ध्यान रख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे कि 18 साल का हो गया तो मान्यता मिल रही है, मान्यता प्रमाण पत्र, वैलिडेशन सर्टिफिकेट चाहिए किसको, अब स्कूल को चाहिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर विद्यालयों के जो मान्यता संबंधी प्रावधान है वैलिडेशन वाले, ये सब धारा 18 में, ठीक है। तो 18 का होते ही मान्यता लेनी है, ये है बस। अब मान्यता कौन लेगा, तो विद्यालय, ठीक है, ये है। अब अपन देखते हैं धारा 18 में और क्या लिखा गया है, तो और ये है कि भाई अगर ये कानून लागू होने के बाद भी अगर कोई नया स्कूल बिना सरकार की पूर्व अनुमति से या प्रमाण पत्र के नहीं खोला जाएगा। पहली बात तो ये है कि सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी नया स्कूल बनाते हैं तो। वर्तमान में स्थापित प्रत्येक स्कूल को सरकार से प्रमाण पत्र लेना होगा, यही है।
और उपधारा 1 के अधीन जो अधिकारी है वो किसी तय प्रारूप, तय अवधि, तरीके, शर्त जो है उनके अधीन स्कूल खोलने के लिए अनुमति प्रमाण पत्र दे सकते हैं। लेकिन किसी विद्यालय को तब तक मान्यता या अनुमति नहीं मिलेगी जब तक कि वो धारा 19 में एक स्कूल के लिए तय मानदंड जो है वो पूरे नहीं करते। तो अभी अपन धारा 19 देखेंगे जिसमें क्या क्या मानदंड है, तो वो अगर पूरे नहीं किए तब तक भाई वो उनको मान्यता नहीं दे सकते। ये अपन ने इसमें लिखा गया धारा 18 में। फिर मान्यता की शर्तों का उल्लंघन कर दिया तो फिर जो है भाई जिसने आदेश किया था वो स्कूल की मान्यता वापस भी ले सकता है, परंतु ऐसे आदेश में लिखा जाना आवश्यक है कि जिस विद्यालय की मान्यता एंड हो रही है और उसके आसपास प्राप्त स्कूल कौन सा है जहाँ इन बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी स्कूल ने क्या किया भाई, मान्यता जो था उसके शर्तों का उल्लंघन कर दिया और उनकी मान्यता रद्द हो गई, तो फिर जो भी पास का स्कूल है, आसपास जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, उन बच्चों में इन बच्चों को जो था एडमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर सुनवाई वाली बात यहाँ से की जाएगी। और अपन देखें कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5वां पॉइंट, कि कोई व्यक्ति अगर क्या करता है, मान्यता प्रमाण पत्र के लिए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है, मतलब मान्यता नहीं ली उसने, उसके बिना भी क्या चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है वो। ठीक है, स्थापित कर लिया उसने, इस बिल्डिंग लगा ली, चला भी रहा है, और मान्यता समाप्त होने के बाद में भी चला रहा है। तीनों ही कंडीशन है, स्कूल बना भी लिया, चला रहा है, या फिर मान्यता समाप्त होगी तो भी उसको रन कर रहा है स्कूल को, तो क्या करना पड़ेगा, सरकार ने उसका इलाज कर दिया, 1 लाख रुपये जुर्माना भर दीजिए। ठीक है, 1 लाख रुपये जुर्माना भरना है। और इसके बाद में भी क्या करेगी सरकार, इसके बाद में जितने दिन स्कूल चलेगा उतने दिन प्रत्येक दिन के हिसाब से 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो 1 लाख रुपये जुर्माना तो फिक्स है, ये तो देना ही है। और जितने दिन आपने स्कूल चलाया, मान लो 1 महीने स्कूल चलाया, तो 1 महीना अगर 30 दिन का है तो 30 दिन के हिसाब से भाई प्रतिदिन के 10,000 है, तो इसको गुणा कर दो 10,000 से, इतने रुपये इनको ये भी देने पड़ेंगे यहाँ पे साथ में। ठीक है, 1 लाख के साथ में, तो ऐसे है यहाँ पे। ठीक है, ये अपनी धारा 18 में कहते हैं। अब धारा 19 में देखते हैं। धारा 19 में विद्यालय के मानक हैं। ठीक है, मान और मानक हैं। तो इसमें क्या है, जो किसी विद्यालय की धारा 18 के तहत मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी किसी को, अगर वो इस लिस्ट में जो भी मानक है उनको पूरा नहीं करते। तो क्या क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि भाई कोई स्कूल मान्यता प्राप्त होने के समय अगर जो भी उसके मापदंड है वो पूरे नहीं कर पाया, तो फिर अपने खर्चे पर भाई 3 वर्ष का टाइम उनको दिया जाएगा, ताकि वो अपने जो भी मानक है, स्टैंडर्ड हैं, वो पूरे कर ले। 3 साल का टाइम दिया जाएगा कि कोई बात नहीं, अभी आपके पास पैसा नहीं है, कोई भी चीज़ है, तो आपको 3 साल का टाइम दे रहे हैं। इसमें आप जो भी अपने स्कूल में मान लीजिए अच्छा ग्राउंड बनाना है, या फिर भंडार गृह और एक प्रिंसिपल का रूम अलग होता है, तो वो सब जैसे भी अलग अलग होता है, सबको आप 3 साल के टाइम में बना लीजिए। नहीं बनाते तो फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से आपकी मान्यता को रद्द कर सकते हैं। तो ये है। फिर इसके बाद में तय अवधि के भीतर मानकों को पूरा नहीं करता तो धारा 18 की उपधारा 1 के तहत मान्यता को वापस ले लिया जाएगा। ये यहाँ पे लिखा गया है, जो अपन ने देख ही लिया है। कोई स्कूल मान्यता वापस लेने की तारीख के बाद में काम नहीं कर सकता। ठीक है, मान्यता वापस ले ली तो भी वो कार्य कर रहा है तो वो कार्य नहीं कर सकता, ये गलत बात है। मान्यता समाप्त हो गई तो भी विद्यालय कार्य जारी करता है तो 1 लाख रुपये का जुर्माना, और उसके बाद में रखता है तो वही 10,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। अब मान और मानक क्या थे, तो ये भी मैं एक बार ही लिख देती हूँ आपके लिए। तो देखो, प्रत्येक जो है भाई अलग अलग क्लास हो, ये नहीं कि पहली दूसरी तीसरी क्लास को एक साथ ही बिठा रहे हैं, तो अलग अलग क्या हो, एक तो क्लासरूम्स हो, अलग अलग क्लासरूम हो, ऑफिस अलग हो। ठीक है, ऑफिस अलग हो और स्टोर रूम अलग हो। ये नहीं कि क्लास को ही वो बना दिया स्टोर रूम, तो स्टोर रूम अलग होना चाहिए। और सेपरेट ही क्या होना चाहिए, एक प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी है तो उनका रूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सेपरेट होने चाहिए। इसके बाद में क्या होना चाहिए, और जो है सेपरेट टॉयलेट्स वगैरह होने चाहिए, सेपरेट शौचालय होने चाहिए, और पानी जो है वो अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। एमडीएम के लिए अलग से किचन शेड होना चाहिए। एमडीएम जो अपना है मध्याह्न पोषण मिड डे मील, तो उसके लिए भी अलग से किचन शेड वगैरह होना चाहिए। स्कूल के चारों तरफ क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी बाउंड्री होनी चाहिए कि बच्चे भाई बाहर ही ना भाग जाएं बार बार। ठीक है, तो बाउंड्री अच्छी होनी चाहिए। और एक क्या होना चाहिए, एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो ये सब तो मिनिमम है क्राइटेरिया, ये सब तो होना ही चाहिए। ये सब नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा अपन देखें तो और धारा 19 में क्या लिखा गया है ये भी देख लेते हैं। तो धारा 19 जो है उसमें लिखा है विद्यालय के मानक और मान और मानक। तो इसमें अपन को पहले ये देखना है कि शिक्षकों की संख्या वगैरह
ये कितनी क्या रहती है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिक्षकों की संख्या है यहाँ पे, पहली से पाँचवीं के लिए देखते हैं पहले, फिर अपन छठी से आठवीं के लिए देखेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिक्षकों की संख्या पहली से पाँचवीं जो है उसके लिए अपन देखें पहले प्राथमिक विद्यालय। अगर पूछे प्राथमिक विद्यालय पहली से पाँचवीं, तो आपको आंसर क्या करना है ये देखते हैं। अब यहाँ तो लिखे गए हैं कितने स्टूडेंट है, कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया है, और शिक्षकों की संख्या इधर लिखी गई है। तो इसमें अपन क्या देखने वाले हैं, तो ये धारा किसमें लिखी गई है, ये शिक्षक छात्र अनुपात है, ये धारा 25 में लिखा गया है। ठीक है, तो ये विद्यालय के मान मानक दोनों में ही आ जाएगा। तो इसको अपन अभी देख लेते हैं कि भाई प्रवेश किए गए जो बालक हैं और शिक्षक छात्र अनुपात है, तो 60 तक, अगर 60 तक बच्चे हैं तो कितने शिक्षक होंगे, 2 शिक्षक होंगे। मतलब 30 जो है, 30 तो क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे और 1 टीचर होगा। 30:1 का अनुपात यहाँ पे रहेगा, या फिर 1:30 जैसे आप समझना चाहें, तो 1:30 का अनुपात रहेगा। फिर 60 तक दो टीचर आ गए, अब 30 और बढ़ा दिए, 90 तक हो गए, 61 से 90, तो 1 टीचर और, तो 3 हो गए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 30 और बढ़ाए, तो क्या हो गया अपने पास में 4 टीचर हो गए। अब यहाँ पे देखो कि 121 से अगर 150 करते हैं, 121 से 150 तक क्या हो जाएगा, 5 शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन अब अगर अपन आगे चले कि 150 से ज़्यादा बालक हो जाएंगे, तो 150 से बालक पे ये 5 टीचर तो हैं ही, इसके अलावा क्या होगा, एक जो है हेडमास्टर भी यहाँ पे आ जाएगा। किसमें, प्राइमरी जो है उसमें बात कर रहे हैं अपन ये अभी। ठीक है, तो 150 प्लस का आपको अच्छे से याद रखना है यहाँ पे कि 150 बालकों से अधिक अगर हो जाते हैं, 150 से 200 जो भी हैं, तो क्या होगा, 5 + 1 का यहाँ पे अनुपात होगा। और 200 से ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमने ये देखा 30:1 का अनुपात, ये चेंज हो जाएगा, ये 40:1 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, प्रधानाध्यापक को छोड़ करके। तो ये है। अब आपको एग्जाम्पल इसमें से बहुत कम पूछा जाएगा, पहले पूछते थे ऐसे, अभी भी पूछा जाए तो अच्छी बात है, अच्छी किस्मत है आपकी। लेकिन ऐसा पूछे जाने की संभावना है कि आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि किसी स्कूल में क्या है भाई 230 बच्चे हैं, तो आप बताइए कि उसमें कितने जो है शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 230 है प्राइमरी लेवल, और ये सब देगा आपको वो कि छठी से आठवीं का स्कूल है और पहली से पाँचवीं तक का है, तो वो सब आपको देगा कि किसी विद्यालय में पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए 230 बालक है, तो उनमें शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो 230 है अपने पास, है ना। इसको अपन ने क्या करना है, 30-30 के जो है उसमें अपन डिवाइड करें मान लो, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 200 + 30, ये सीधा सीधा दिख रहा है। 200 तक तो अपन बात ही करके आए हैं, 150 से 200 तक क्या हो जाएगा अपने 5 + 1 ही रहेगा, और 200 से अधिक हो जाते हैं तो ये 140 हो जाएगा। अब यहाँ पे 200 अपन ने अलग कर लिया और 30 अलग कर लिया, तो 200 पे अपन को पता है 5 + 1 हो जाता है, तो ये अपन ने 5 + 1 कर दिया। 30 पे अपन को पता है कि 1 टीचर चाहिए, तो ये 1, तो 5, 6 और ये 7, तो टोटल अपने को क्या चाहिए भाई, 7 का स्टाफ चाहिए, 7 का स्टाफ चाहिए, ये नहीं कि भाई टीचर चाहिए। टीचर तो 6 है और 1 अपना हेडमास्टर है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे 241 है मान लो, तो 241, ये तो अपन ने 30 तक की बात कर लिया। अब यहाँ पे अपन ने और ज़्यादा 40 से भी ज़्यादा, 200 से ज़्यादा हो जाएंगे ना, ये भी 200 से ज़्यादा है, लेकिन इसमें ये 30 वाला ही लग गया था अपने, 30:1 वाला रेशियो। अब यहाँ पे नहीं लगेगा। 241 में क्या किया मैंने, 200 अलग कर लिया, 41 अलग कर लिया। 200 पे तो सेम 5 + 1 का लग गया, और 41 में क्या हुआ, 40 और 1। ठीक है, अब 40 पे क्या होगा, 40 पे हमें 1 टीचर रखना है, 200 से ज़्यादा हो गए तो, और 1 जो ये बच गया है तो 1 अलग से रह जाएगा। ठीक है, तो 1 बच्चा भी बढ़ गया तो 1 टीचर को लाना पड़ेगा, ये है। तो अब कितने हो गए टोटल, 5, 6, 7 और 8, तो 8 का स्टाफ यहाँ पे भाई इस स्कूल में करना पड़ेगा, ये है। अब आगे देखें तो छठी से आठवीं की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, छठी से आठवीं की बात करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, छठी से आठवीं में ये रेशियो अपना 1:35 का हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, 1:30 का था, यहाँ पे छठी से आठवीं के लिए इसका हो जाएगा 1:35 का हो जाएगा। मतलब प्रत्येक 35 बालक पे कम से कम 1 शिक्षक चाहिए, और 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, 100+ अगर बच्चे हैं किसी स्कूल में छठी से आठवीं के में, तो 1 तो पूर्णकालिक जो है हेडमास्टर चाहिए। ठीक है, और 1 अंशकालिक शिक्षक चाहिए। अंशकालिक शिक्षक कौन कौन सी सब्जेक्ट के, कला शिक्षा के, SUPW जो है स्वास्थ्य शिक्षा के, और जो है कार्य अनुभव शिक्षा के। ओके, और जो ये हमें कम से कम 1 शिक्षक चाहिए, वो कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे, तो ये एक तो विज्ञान गणित वाले 1 टीचर होना चाहिए, अलग अलग की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। विज्ञान गणित का 1 टीचर हो, गणित वाले जो भाई अभी L2 में अपने साथी लगेंगे, तो वो ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे तो BSc में क्या था, बॉटनी था, जूलॉजी था। ठीक है, तो मैं तो क्या है यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ा सकता। मैथ वाले साथी ये नहीं कह सकते कि मैंने तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ा सकता। तो ये नहीं कह सकते। L2 वाले जो बच्चे अभी लगेंगे, तो वो विज्ञान और गणित उनको दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे, तो 1 टीचर ये हो गए। दूसरा SST वाले जो हैं ये हो गए हैं,
तीसरा लैंग्वेज में हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, उर्दू, संस्कृत, तो ये सब इनके लिए एक टीचर यहाँ पे होगा। तो इस तरह से जो है कम से कम एक शिक्षक इनका होना चाहिए, ये है इसमें। फिर भवन जो है, भवन की बात अपन ने देख ही ली थी कि भवन में क्या होगा, सभी मौसम वाले भवन होने चाहिए। जैसे कि भाई सॉरी, बारिश में जैसे कहीं पे से छत ही टूटी हुई है और पानी लीक हो रहा है, अभी जो है एक स्कूल की छत भी गिर गई थी, 1-2 स्कूल्स की, तो वैसी कंडीशन में स्कूल नहीं होने चाहिए। सभी मौसम के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर सके, कम से कम ऐसी बिल्डिंग तो हो। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए और बाधा मुक्त पहुंच होना चाहिए। मतलब स्कूल जाने में ही रास्ता ही ख़राब है, चकड़ी गलियाँ हैं, पगडंडी से होकर कैसे भी जाना पड़ रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से अच्छी रोड हो या फिर बस वगैरह सुविधा जाती हो, तो वैसा होना चाहिए जहाँ तक बच्चे है ना खुद पहुँच जाए, बाधा मुक्त हो। और लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय और पेयजल वगैरह शुद्ध होना चाहिए। दोपहर के भोजन के लिए एक रसोई अलग, वही किचन शेड अलग होना चाहिए एमडीएम के लिए। और खेल का मैदान होना चाहिए, बाउंड्री अच्छी होनी चाहिए और विद्यालय भवन की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अब देखें तो ये कार्य दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो कार्य दिवस से क्या पूछा जाएगा आपसे कि पहली से 5वीं कक्षा के जो टीचर है उनका कुल कार्य दिवस कितना हो। तो ये आपको सबको रटा होगा कि भाई 200 कार्य दिवस होने चाहिए। कार्य दिवस मतलब जो जितने दिन मतलब स्कूल में आपने काम किया है, ये नहीं कि स्कूल कितने दिन ओपन हुआ है, ठीक है। जैसे कि भाई अभी 26 जनवरी 15 अगस्त को भी स्कूल ओपन होता है, लेकिन उस दिन टीचिंग नहीं करवाई जाती है, पढ़ाया नहीं जाता है ना। तो वैसे ही है कि कार्य दिवस ये है कि जितने दिन भाई आपने शिक्षण किया है, तो वो कार्य दिवस है, आपके वर्किंग डेज है। वैसे ही शिक्षण के घंटे हैं, तो 800 जो है 800 शिक्षण घंटे होने चाहिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में। पहली से 5वीं के लिए ये बात है। ऐसे ही 6ठी से 8वीं के लिए यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 220 कार्य दिवस हो गए, यहाँ पे 800 था और यहाँ पे हो गया है 1000 शिक्षण घंटे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। और प्रति सप्ताह जो है कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो 45 घंटे होगी, ठीक है। 45 शिक्षण घंटे होंगे प्रति सप्ताह, एक वीक में, ठीक है। अध्यापन शिक्षण उपकरण जो है प्रत्येक कक्षा के लिए जो भी जरूरत है उसके अनुसार दिए जाएंगे। पुस्तकालय वगैरह होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें मैगजीन, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह ये सब होनी चाहिए, ठीक है। खेल सामग्री और खेल के जो क्रीड़ा उपकरण है वो सब उपलब्ध होने चाहिए। जैसे स्कूल में खो खो खेलना है या फिर क्रिकेट खेलना है, वॉलीबॉल, तो उन सब की जो भी क्या है सुविधाएँ हैं वो सब होनी चाहिए यहाँ पे। अब अपन आगे देखते हैं। तो चलें, अब हमने ये देख लिया है धारा 19 में और 25 में जो भी मानक आने वाले थे वो हमने अभी ही डिस्कस कर लिया है। अब देखो धारा 20 देखते हैं। धारा 20 क्या कहती है, इसमें अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति है। क्या है इसमें, अनुसूची जो है उसमें संशोधन करने की शक्ति है धारा 20 में। तो केंद्र सरकार कर सकती है ये, ठीक है। केंद्र सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखना है, ये पूछा जाएगा आपसे कि अनुसूची का संशोधन करने की पावर किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है, अपनी राज्य सरकार के पास नहीं है, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा एक लिखित अधिसूचना के माध्यम से संशोधन करके किसी मानक जो है मानक या मान को सूची में ऐड किया जा सकता है और हटाया जा सकता है। किसकी परमिशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, ओके। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बस याद रखना है। अनुसूची में परिवर्तन, ठीक है। 20 में 2020 बिस्कुट लाना है और सेंट्रल 2020 बिस्कुट किसको खिलाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसे याद रख लो। और वो क्या कर देगी, बिस्कुट खाते ही उनके दिमाग की बत्ती जलेगी, मेंटोस खा के नहीं जलेगी, बिस्कुट खा के जलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे संशोधन कर देगी, ऐसे बस फटाफट से याद हो जाएगा आपको। फिर अब धारा 21 में तो शुभ काम कर रहे हैं अपन, तो शुभ काम क्या कर रहे हैं भाई, एसएमसी को एस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पे एसएमसी की बात की गई है 21 में। अब एसएमसी में क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति है, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति है, इसकी बात यहाँ पे की जाएगी। अब एसएमसी का कार्यकाल होता है 2 साल का, ठीक है। और स्कूल और गवर्नमेंट के बीच में एसएमसी ब्रिज का तरह, सेतु की तरह कार्य करती है। और प्राइवेट स्कूल के अलावा सरकारी स्कूल, फंडेड स्कूल जो भी है, इन सब में एक एसएमसी होगी। देखो क्या लिखा है, निजी स्कूल में नहीं होगी। बाकी अपन ने देखे थे ना कैटेगरी वाइज स्कूल, सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त जो है, अनुदान प्राप्त स्कूल और खास श्रेणी वाले, इन सभी में क्या होगी, एसएमसी होगी, प्राइवेट में नहीं होगी, ठीक है। अब इस एसएमसी में क्या होगा, जो बच्चों के माता पिता, शिक्षक, पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, लोकल जो अथॉरिटीज़ है, सरपंच वगैरह, वो सब इनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर ये बनी होगी। परंतु इस समिति में आवश्यक रूप से कितने सदस्य, कम से कम 3/4 सदस्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक ही होंगे, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने कि जो इसमें सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 3/4 मतलब 3/4 से 75% होंगे। कौन, माता पिता या संरक्षक में से ही होंगे, ओके। अब इसमें भी क्या है, कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के जो माता पिता संरक्षक है उसकी भागीदारी जो है उनकी उस वर्ग के बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति में आवश्यक रूप से 50% महिलाएं होंगी। तो ये है यहाँ पर।
और अभी अपन इसको और देख लेंगे। तो अब देखते हैं भाई ये काम क्या करेगी, ये भी देख लेते हैं। ये जो विद्यालय में कार्यकलाप हो रहे हैं उनके मॉनिटरिंग करेंगी और योजना तैयार करेगी, सिफारिश करेगी, अनुदान जो आ रहे हैं उनकी भी मॉनिटरिंग करेगी। तो ये सारे काम ये सरकार करेगी। अब एसएमसी का थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं अपन कि एसएमसी जो है ना उसको 2 भागों में यहाँ पे क्या करेंगे, 2 भाग होते हैं इसके एसएमसी के। तो पहला तो जो है साधारण सभा कहते हैं उसको, तो क्या कहते हैं, साधारण सभा। दूसरी होती है कार्यकारिणी सभा। क्या होती है, कार्यकारिणी सभा। तो जो साधारण सभा है उसमें होंगे ये सारे के सारे, ठीक है। तो साधारण सभा में जो परिसीमन क्षेत्र है ना, जो आसपास का एरिया है स्कूल का, उसके सभी जो हैं पंचायती राज प्रतिनिधि सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ये साधारण सभा के लिए ही है कि माता पिता होंगे, शिक्षक होंगे, स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्य होंगे और परिसीमन क्षेत्र जो है कैचमेंट एरिया है उसके पंचायती राज प्रतिनिधि सदस्य होंगे। और मिनिमम जो है कार्यकारिणी सभा के 3/4 सदस्य होंगे, ठीक है। ये बात जो लिखी गई है ना, ये किसके लिए, कि कार्यकारिणी सभा जो अपन अभी देखेंगे इसके 3/4 सदस्य भी क्या होने चाहिए, यहाँ पे साधारण सभा से ही लिए जाएंगे, ठीक है। साधारण सभा से लिए जाएंगे जिनमें क्या होगा, एसएमसी, जिनमें से कोई एक व्यक्ति जो ये पेरेंट्स वगैरह इनमें से अध्यक्ष हो जाएगा। अब आगे बात करें कि एसएमसी का पदेन सचिव कौन होता है। तो एसएमसी का पदेन सचिव होता है कौन, अपना पदेन सचिव होता है विद्यालय का प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर, ठीक है। अब कार्यकारिणी सभा जो है, और जो ये अपना क्या है, SC ST OBC जनरल अल्पसंख्यक वर्ग में से ये क्या है, किसी को भी ले सकते हैं। साधारण सभा की प्रत्येक 6 माह में क्या होती है, बैठक होती है, एक बैठक होती है जिसमें गणपूर्ति मतलब कोरम, ठीक है, गणपूर्ति कोरम पूछा जाता है कई बार। तो इसमें क्या है, ये कितने सदस्य होंगे ये सब बात करते हैं यहाँ पे। तो गणपूर्ति साधारण सभा में तो 1/4 होगी कुल सदस्यों का, ठीक है, कुल सदस्यों का 1/4 होगी। अब साधारण सभा के जो सदस्य हैं वो फिक्स नहीं होते, जबकि कार्यकारिणी सभा के फिक्स होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं कार्यकारिणी सभा में, तो कार्यकारिणी सभा में 15-16 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इनका फिक्स होता है सदस्य, इसमें फिक्स नहीं होते। 1/4 कोरम होता है साधारण सभा में। और जो है इसमें क्या है, तो कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए। कितनी, कम से कम 50% महिलाएं यहाँ पे होनी चाहिए, किसमें, कार्यकारिणी सभा में। ये बात किसके लिए लिखी है, कार्यकारिणी सभा के लिए लिखी गई है, ओके। और इनका कोरम कितना रहेगा, तो इनका कोरम रहेगा 1/3 कुल सदस्यों का, ठीक है। 33 चाहिए, 1/3% ये रहेगा। इनका 1/4 मतलब 25% रहने वाला है। कार्यकारिणी सभा की बैठक 1 माह में 1 बार होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है एसएमसी में, और अच्छे से अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कुछ छूटा होगा तो। अब अपन धारा 22 देखते हैं। धारा 22 क्या कहती है, धारा 22 कहती है कि जो एसएमसी है उसका आपने क्या कर लिया, गठन तो कर लिया, अब उसकी जो है निर्माण के लिए, ठीक है। तो एसएमसी का जो निर्माण है उसकी बात यहाँ पे की गई है। 3 वर्ष के लिए जो है इसका निर्माण किया जाएगा। तो यही बात है यहाँ पे, बस ज़्यादा और कुछ नहीं लिखा गया। अब धारा 23 में अपन ने क्या देखा था, धारा 23 को ये 3 से ही अपन ने बना लिया था अहर्ताएँ, ठीक है। क्या बना लिया था, अहर्ताएँ बना लिया था, योग्यता क्वालिफिकेशन। तो 23 में है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएँ, सेवा, शर्तें। जो अपनी टेट एग्ज़ाम होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उन सब का यहाँ पे उल्लेख है, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित जो शैक्षिक प्राधिकारी है उनके द्वारा तय की गई जो न्यूनतम अहर्ताएँ, योग्यताएँ, क्वालिफिकेशन है शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए, वही इंसान पात्र होगा, ठीक है। और केंद्र सरकार ने इस धारा के तहत एनसीटीई को 23 अगस्त 2010 को शैक्षिक प्राधिकारी घोषित किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने शैक्षिक प्राधिकारी किसको घोषित किया है, तो एनसीटीई जो है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसको क्या किया है, 23 अगस्त 2010 को शैक्षिक प्राधिकारी यहाँ पे घोषित किया गया है। जो अपना सीटेट होता है, रीट होता है, यूपी टेट वगैरह, वो सब इसी में अपना धारा 23 में ही आता है। अब आगे देखें तो किसी राज्य में जो भाई टेट एग्ज़ाम वगैरह वो सब है, अब उपयुक्त जो टीचर हैं वो पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रहे अपन को, जिन्होंने टेट पास कर रखी है ऐसे। तो फिर क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक लिखित सूचना जारी करेगी। क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक लिखित सूचना जारी करके टीचर भर्ती जो है उसके लिए क्या करेगी, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसको मैक्सिमम 5 साल में क्या करे भाई, पूरा कर लें आप, ठीक है। किसी के पास मान लो रीट सर्टिफिकेट नहीं है और फिर उनसे भी बोल दिया जाए कि भाई आप तो आ जाइए, यहाँ पे टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई है और आप तो ज्वाइन कर लीजिए, आप आने वाले 5 साल में क्या कर लेना, आपका रीट एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट है वो पास कर लेना, आप तो आइए यहाँ पे बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी नॉलेज दीजिए। तो ऐसा सरकार कौन करेगी भाई, केंद्र सरकार कर सकती है। और यदि वर्तमान में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं जो ये सारी योग्यता पूरी नहीं करते, तो ये कानून लागू होने के 5 वर्ष के भीतर ये हासिल करनी होगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, बस और कुछ भी नहीं है। फिर शिक्षक को दिया जाने वाला वेतन, भत्ते, सेवा नियम इसमें लिखे गए हैं। और 17 के संशोधन के बाद ये है कि एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त किया है,
या पद पर है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता, तो उसे 17 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के 4 वर्ष के भीतर ये हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, 17 में ये संशोधन किया गया कि 4 वर्ष के भीतर ही करनी पड़ेगी। पहले क्या था भाई, 5 साल था। अब धारा 24 देख लेते हैं। धारा 24 में क्या है, 24 में है अपने शिक्षकों के कर्तव्य। क्या है, शिक्षकों के कर्तव्य है। पहले शिक्षकों की योग्यताएं थी और अपने अब क्या आ गए हैं, यहाँ पे कर्तव्य आ गए। अब आपकी जॉब लग गई तो आपकी टीचर्स जॉब है उसका चार्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य है और शिकायतों को दूर करना है। तो क्या क्या कर्तव्य है यहाँ पर कि विद्यालय में टाइम से जाना है, आपको टाइम का पालन करना है, जो भी सिलेबस है उसको संचालित करना है और टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर ही पूरा कराना है। प्रत्येक बच्चे की स्पीड वगैरह ये सब रिकॉर्ड रखना है, पढ़ाना कैसे ये सब। और जो पेरेंट्स हैं उनको क्या करना है, बच्चों की उपस्थिति, नियमितता वगैरह के बारे में रेगुलर जानकारी देते रहना है। ठीक है, ये सारे के सारे भाई आपके शिक्षकों के कर्तव्य हैं। ओके, और यहाँ पे शिक्षक की जो समस्याओं हैं उनको तय विधि से भी दूर किया जाएगा। ठीक है, धारा 25 देखते हैं। 25 में क्या है, 2:5 का अनुपात बताया था, छात्र शिक्षक अनुपात। तो इस अधिनियम के पारित होने के 3 वर्ष के अंदर ही क्या होना चाहिए, ये बनाया जाएगा। अब 2012 में इसको क्या कर दिया, चेंज करके क्या कर दिया गया, न्यूनतम सीमा 6 माह की जगह 3 वर्ष कर दी गई। पहले क्या था, ये 6 माह था छात्र शिक्षक अनुपात वाला, अब इसको क्या कर दिया गया, 3 वर्ष कर दिया गया। छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के लिए किसी स्कूल में जो है पदस्थापित शिक्षक को अगर दूसरे स्कूल में, कार्यालय में, धारा 27 में जो है इन सब कार्यों में नहीं लिया। जो धारा 27 अपन ने देखा था ना, जो जनगणना वाला था, जनगणना, आपदा और चुनाव, तो उन सब में इनको नहीं लगाया जा सकता छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के लिए। वो बात यहाँ पे धारा 25 में और कही गई है, 25(2) में। ठीक है, तो और अपन ने ये जो मानक मतलब छात्र शिक्षक अनुपात था ये अभी देख ही लिया धारा 17 के साथ में। जैसे 60 हैं तो वहाँ पे 1 रहेगा पहली से 5वीं के लिए, 60 पे 2 आ जाएंगे, 30 पे 1 हो जाएगा। ऐसे ही अपने आ जाएंगे 61 से 90 पे 2, 3। तो इस तरह की बात थी। ऐसे ही अपन ने 6ठी से 8वीं का पूरा डिस्कस कर लिया था। और 200 घंटे हो जाएंगे और 200 दिन और 800 घंटे हो जाएंगे किसके लिए, पहली से 5वीं के लिए। 6ठी से 8वीं के लिए 220 तो दिन हो जाएंगे और 1000 घंटे हो जाएंगे। और वीक में पूछे तो वीक में 45 घंटे। तो ये सब मैंने पहले ही बता दिया है, वो टेबल आपको मिल भी जाएगी तो आराम से देखते रहना उसमें। आगे चलते हैं, धारा 26 क्या कहती है। 26 में अपन को जो है रिक्त को भरना है। पहले छात्र शिक्षक अनुपात था, तो छात्र शिक्षक अनुपात में अगर कोई वैकेंट पोस्ट है तो उसको फिल करना है धारा 26 में से याद रखना है, रिक्ति से। और वैसे भी बताया था कि रीजन से याद रख सकते हो, 26, 27, 28, 7 में री से रिक्ति, तो रिक्ति भरनी है 26 में। जय से जनगणना 27 आ जाएगा, नए से आपके आ जाएगा 28, मतलब जो निजी आपका ट्यूशन है वो नहीं कर सकते। तो यही है कि जो रिक्ति है वो भरनी है। कुल स्वीकृत पद जितने हैं स्कूल में उसका 10% से ज़्यादा पोस्ट खाली नहीं रख सकते। धारा 27 में अपन ने देख ही लिया जनगणना वाला। तो गैर शैक्षिक प्रयोजन जो है उसमें शिक्षकों को नहीं लगा सकते, उसके लिए प्रतिषेध है भाई। गैर शैक्षिक प्रयोजन कौन कौन से हैं वो बाकी सब काम आ गए। किसके अलावा, जनगणना, आपदा राहत, पंचायती राज संस्था, स्थानीय निकाय, विधानमंडल के चुनाव। ठीक है, ये सारे चुनाव पंचायत के, स्थानीय निकाय, विधानमंडल, विधानसभा, इन सब के जो कार्य हैं चुनाव के, इनके अलावा अगर किसी भी कार्य में नहीं लगाएंगे तो फिर वो क्या है भाई, गैर शैक्षिक प्रयोजन है, तो उसमें टीचर्स को नहीं लगा सकते हैं। धारा 28 में अपन ने देखा कि निजी जो कोचिंग है, प्राइवेट ट्यूशन, उसका प्रतिषेध है। कोई शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगी, ये अपन के इसमें कहा गया है। तो अध्याय 4 अपन ने खूब अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अध्याय 4 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा धाराएं भी इसी में हैं। इसी में भाई अपना विद्यालय और शिक्षक जो हैं इनके दायित्व के बारे में कहा गया है। ज़्यादातर चांस जो है इसी चैप्टर से पूछने के बनते हैं, लेकिन हम बाकी के चैप्टर्स को भी नहीं स्किप करेंगे। तो देखते हैं अब अपन अध्याय 5 की तरफ। अध्याय 5 में है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। तो इसमें 2 ही धाराएं हैं, धारा 29 और 30। 29 तो क्या कहती है, 29 है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में। कौन सी है अपनी धारा 29 है, 19 बोल दिया था, सॉरी। ठीक है, तो थोड़ा सा कभी कभी बोलते बोलते हो जाता है एक साथ, तो उसको आप माफ़ कर दिया कीजिए। अपन अब देख रहे हैं ये धारा 29। धारा 29 में क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है उसके लिए पाठ्यक्रम और उसका मूल्यांकन जो है ये करेगा कौन, ये करने वाली है अपने भाई राजस्थान में तो RSCRT, इसका पहले नाम था SIERT। ठीक है, तो ये करेंगे लिखित सूचना के द्वारा तय किए जाने वाली शैक्षिक अधिकारी संस्था के निर्देशन में होगा ये सब, क्या जो सिलेबस वगैरह है और जो मूल्यांकन है, एवोल्यूशन, ये सब कौन करेगा यहाँ पे अपने तो राजस्थान में RSCRT करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट में NCERT करती है। 14 अगस्त 2018 को ये जो SIERT है इसका नाम बदल के RSCRT कर दिया गया था और इसका जो भाई हेडक्वार्टर है ये अपने उदयपुर में है। अब और क्या करेगी ये,
तो सरकार द्वारा जो शैक्षिक अधिकारी संस्था है उन मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। भाई क्या ध्यान रखेंगे, तो भाई जो भी सिलेबस है वो सब क्या हो, वैल्यूज़ के अनुरूप हो, बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, नॉलेज वगैरह बढ़े, उसकी पोटेंशियल जो है टैलेंट वो सब बढ़े, मानसिक और शारीरिक क्षमता भी बढ़े, उसका अवसर मिले, चाइल्ड सेंट्रिक और चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा सिलेबस तैयार करें। और जो बच्चे की मातृभाषा के अनुरूप ही क्या हो, वो शिक्षा का माध्यम हो। भय मुक्त वातावरण बनाओ स्कूल में, ये नहीं कि बच्चे को स्कूल में जाने से ही डर लग रहा है, ताकि बालक स्वयं सोच विचार के निर्णय ले सके और फिर सीसीई शिक्षण प्रक्रिया हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो आपको याद हैं, एक बार मैंने रिकॉल करा दी, कुछ आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सीसीई यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी है। अब अपन धारा 30 देखते हैं। धारा 30 क्या कहती है, परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। ठीक है, पहले अपन ने सिलेबस वगैरह यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, एवोल्यूशन कर लिया। अब क्या हो गई, परीक्षा करा ली, परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र अब बच्चे को देना पड़ेगा ना, तो धारा 30 में अपन उनको ये दे देते हैं। धारा 30 में दे दिया है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब आपको पता है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, पहली से 8वीं। यहाँ पे कहीं पे भी अपन ने ये नहीं देखा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक ये अलग है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक अलग है और प्रारंभिक अलग है। ठीक है, एलिमेंट्री बोलते हैं इसको, ये प्राइमरी है, ये अपर प्राइमरी है, दोनों में तीनों में अंतर है। तो प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 8 तक, पहली से 8वीं हो गई ना, तो 8वीं तक पूरी करने पे किसी बालक को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा। बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका प्रारूप सरकार द्वारा ही तय किया जाएगा। ठीक है जी। और अभी ये जो भाई कक्षा 8 तक का जो सर्टिफिकेट मिलता है बच्चों को, ग्रेड वगैरह आती है, तो उस पर ऊपर लिखा भी रहता है, क्या लिखा रहता है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। क्या लिखा रहता है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, इस पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन इनकी पूरी करा दी है। धारा अपन ने इसमें 29 और 30 में कौन सा चैप्टर था, 5वां चैप्टर था। आगे चलते हैं अपन 6 नंबर चैप्टर पे। तो अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो ज़्यादा समझने वाली बातें थी और क्वेश्चन बनने वाली वो अपन ने कर ली। अब मात्र 10 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, अध्याय 6 में अपन ने क्या देखा कि बालकों के अधिकारों का संरक्षण करना है। अब क्या करना है भाई, जो बालकों को अधिकार दे दिए हैं उनका संरक्षण करना है। तो धारा 31 में तो जो अधिकार हैं बच्चों के, उनको क्या करना है, मॉनिटर करना है। क्या करना है, शिक्षा के जो अधिकार है उनको मॉनिटर करना है। इसके तहत बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो है 2005, ठीक है, क्या बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया है 2005 में। इसकी धारा 3 के तहत राष्ट्रीय स्तर पे गठित जो है ये किया जाएगा, राष्ट्रीय, ठीक है, नेशनल लेवल पे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा ये आयोग तैयार। और धारा 17 के तहत राज्य स्तर पे तैयार हो जाएगा, तो उसमें राज्य लगा देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाईलाइट किया है। जो धारा 3 के तहत तो नेशनल लेवल पे, ओके, और धारा जो 17 है उसके तहत अपन राज्य स्तर पे क्या कर देंगे, इसमें ये एक्ट बना देंगे और इसके तहत ये सारे काम जो है ये इनकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो बाकी के काम यहाँ लिखे गए हैं ये PDF में आपको मिल जाएंगे, ये देख लेना, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, धारा 32 देखते हैं। धारा 32 क्या कहती है, शिकायतों को दूर करना। शिकायतों को दूर करना, वो परिवादों का निस्तारण, कैसे भी पूछा जा सकता है, या तो ये दे देगा परिवादों का निस्तारण या फिर शिकायतों का दूर करना। ज़्यादा चांस परिवादों का निस्तारण से है, तो ये आप लिख लेना, शिकायतों का दूर करना भी देख लेना। तो 32 में ये है, इसमें क्या है कि बालक से संबंधित कुछ भी परिवाद है, कुछ भी विवाद हो जाता है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने की अवधि के भीतर ही क्या करना पड़ेगा भाई, निपटारा उसका करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 3 महीने के भीतर ही उसको निपटारा करना पड़ेगा। और शिकायत किसको कर सकते हैं भाई, शिकायत कौन करेगा, किसको कर सकते हैं बच्चे, तो यहाँ पे स्थानीय प्राधिकारी को, लोकल अथॉरिटीज़ को शिकायत कर सकते हैं। और फिर जो है लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह संबंधित पक्षकार को सुनने का अवसर देगी, जिसके बाद में 3 महीने के अंदर निपटारा आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा लंबा केस नहीं चला सकते यहाँ पे। और निर्णय से अगर कोई व्यक्ति असहमत है, ठीक है, असहमत रहने वाला व्यक्ति बालक अधिकार के संरक्षण के लिए राज्य आयोग को या धारा 31 की उपधारा 3 के तहत जो है अपील कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया है। अगर कोई भाई असहमति रखता है निर्णय से लोकल अथॉरिटीज़ के से, तो फिर वो भाई राज्य आयोग में जा सकता है या फिर धारा 31 की उपधारा 3 के तहत अपील कर सकता है। ठीक है, तो 3 महीने तो बिल्कुल याद रखना है आपको, परिवादों का निस्तारण करना है। इसमें धारा 32 में। धारा 33 में क्या होगा, 33-34 एक साथ बताया था याद रखने के लिए। 33 में क्या होगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाएंगे, ठीक है, नेशनल परिषद बनाएंगे यहाँ पे। और 34 में क्या करेंगे, ये राष्ट्रीय की जगह राज्य आ जाएगा बस। ठीक है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे जो सेम होगी, यहाँ पे केंद्र सरकार करेगी नेशनल में, यहाँ पे राज्य सरकार कर देगी, बस इतना सा अंतर रहेगा। तो देख लेते हैं 33 में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना है। तो इसमें केंद्रीय सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन कर लेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गठन कर दिया। इसमें मैक्सिमम 15 सदस्य होंगे। इनका चयन ऐसे व्यक्ति में से होगा जो एलिमेंट्री एजुकेशन और चाइल्ड जो विकास है,
चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके क्षेत्र में अच्छे जानकार हो और इनको व्यवहारिक नॉलेज भी होना चाहिए। और राष्ट्रीय परिषद का कार्य होगा कि केंद्र सरकार के अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परामर्श दे। क्या काम करेगी ये? कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके जो भी एक्ट हैं उनके उपबंधों को प्रभावी क्रियान्वयन हो उसके लिए परामर्श देती रहेगी। ये क्या करेगी? नेशनल जो एडवाइजरी कमेटी है ये अपनी काउंसिल तो ये करेंगे। और ऐसी की सारी बात कौन करेगा? अपना राज्य सलाहकार परिषद। यहाँ पे बस राज्य सरकार आ जाएगा, है ना, यहाँ पे राज्य सरकार आ जाएगा और यहाँ पे भी अपना राज्य सलाहकार परिषद हो जाएगा। बस इतना सा अंतर होगा। देखते हैं इसको भी। तो ये देखो, धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन कर दिया। इसके लिए अधिसूचना द्वारा एक राज्य सलाहकार का अधिकार और अधिकतम 15 सदस्य होंगे। वही चयन नियुक्ति से व्यक्तियों की जो जानकार होंगे ये सब। ठीक, तो यही है। अब लास्ट है अपना अध्याय 7। अध्याय 7 क्या है? प्रकीर्ण है, अन्य मुख्य बातें हैं। तो प्रकीर्ण अन्य मुख्य बातें, इसमें कितनी धारा हैं अपनी? 35 से लेकर 39 तक जो बची हैं ये सभी इसमें हैं। तो 35 क्या कहती है? 35 में ज़्यादा 3-5 करेंगे तो फिर आपके खिलाफ निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो निर्देश जारी करने की शक्ति है 3-5 धारा 35 में। किसको है ये शक्ति? तो जारी कौन कर सकता है? देखो, केंद्र सरकार, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी। अब कौन कौन से केसेस में कौन करेगा? ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कि केंद्र सरकार किसको कर सकती है? समुचित सरकार को और स्थानीय प्राधिकारी को। ठीक है, समुचित सरकार को, स्थानीय प्राधिकारी को केंद्र सरकार जारी कर सकती है निर्देश। समुचित सरकार किसको करेगी? स्थानीय प्राधिकारी को और एसएमसी को। किसको? एसएमसी को और स्थानीय प्राधिकारी को कर सकती है। और स्थानीय प्राधिकारी किसको कर सकते हैं? एसएमसी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, केंद्र सरकार करेगी समुचित को और स्थानीय प्राधिकारी को, फिर समुचित सरकार करेगी जो ये स्थानीय प्राधिकारी हो गए ये और एसएमसी को। अब ये स्थानीय प्राधिकारी आए, ये किसको देंगे? तो ये एसएमसी को। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, केंद्र सरकार द्वारा समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इनको क्या दिया जा सकता है? निर्देशन दिया जा सकता है। अब धारा 36 देखते हैं। 36 क्या कहती है? अभियोजन से पूर्व मंजूरी। क्या कहती है ये? अभियोजन से पूर्व मंजूरी है। तो इसमें क्या होगा कि किसी दंडनीय अपराध है तो उसके लिए कोई अभियोजन बिना समुचित सरकार की पूर्व अनुमति, क्या है? पूर्व अनुमति सरकार की लेनी पड़ेगी, या फिर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति उसके बगैर नहीं किया जा सकता। तो बस यही है यहाँ पे, समुचित सरकार और सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी 36 में। 37 में क्या है? 37 में है सद्भावना पूर्व जो है कार्यवाही के लिए संरक्षण किया जाएगा, सद्भावना पूर्वक के लिए। तो इसमें क्या होगा कि निर्णय हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब केंद्रीय बालक संरक्षण आयोग। तो केंद्र सरकार तो केंद्रीय के लिए, राज्य सरकार राज्य बालक के लिए, और प्राधिकारी जो है एसएमसी के लिए। न्यायालय में कोई भी इनके खिलाफ जो है कार्यवाही नहीं कर सकते। तो ये है यहाँ पे धारा 37 में। धारा 38 में क्या है कि समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। क्या है? धारा 38 में समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ हैं। समुचित सरकार क्या करेगी? इन अधिनियमों के उपबंधों के लिए कार्यान्वयन की अधिसूचना तैयार कर सकती है, विशेष प्रशिक्षण दे सकती है यहाँ पे, और धारा 6 के अधीन किसी आसपास के विद्यालय के लिए क्षेत्र सीमा वगैरह निर्धारित कर सकती है। बाकी कुछ चीज़ें और यहाँ पे लिखी हुई है तो वो अपन देख लेंगे, तो ये आप देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा लास्ट है अपनी 29, ये कहती है कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। तो 2012 में संशोधन के द्वारा धारा 39 जो ये जोड़ी गई है, ये क्या करती है? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार को देती है। और इसमें जो है संशोधन वगैरह 2012 का संशोधन किया। इसके लागू होने के 3 वर्ष के बाद इस धारा के तहत कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। तो ये वही सारी धाराएं थी, ये अपने अच्छे से कर ली हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।